आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर यतीन्द्र मोहबे। सबसे पहले मैं इस जूम मीटिंग के माध्यम से रेड्डी सर को धन्यवाद प्रेषित करना चाहता हूं। इस कोर्स के माध्यम से इतना अच्छा आयोजन उनके द्वारा किया गया। हमने इस कोर्स के माध्यम से बहुत कुछ सीखा। ऑनलाइन कक्षाएं कैसी प्रारंभ करनी चाहिए, सेमिनार का आयोजन कैसे करना चाहिए, विभिन्न तरह के टूल्स के माध्यम से बहुत ही बखूबी, बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोगों को यूट्यूब के माध्यम से समझाया है। धन्यवाद रेड्डी सर। अब मैं पावर पॉइंट के माध्यम से मेरे महाविद्यालय की बीए प्रथम वर्ष की छात्राओं को कला से संबंधित चर्चा करना चाहूँगा। आज का विषय हमने रखा है कला, कलाकार और माध्यम। ये बड़ा ऐसा विषय है कि इसमें जो शब्द आ रहे हैं कला, कलाकार और माध्यम, तीनों में एक अपना ही अलग अंतर संबंध है। तीनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। हम इस तीनों शब्द पर चर्चा करने से पूर्व हम कला के बारे में जानेंगे कि कला क्या है। फिर कला को किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है तो वो कलाकार होता है। फिर कैसे प्रस्तुत किया जाता है वो माध्यम होता है। तो मैं हमारे छात्राओं को कहना चाहूँगा कि ये जो चर्चा है ये आपके पाठ्यक्रम से संबंधित है। बड़े ही ध्यानपूर्वक इसे देखिएगा। अब मैं पावर पॉइंट के माध्यम से आप लोगों के समक्ष कला, कलाकार और माध्यम पर चर्चा करना चाहूँगा। मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। विलंब के लिए क्षमा चाहूँगा। आज हम चर्चा करेंगे कला, कलाकार और माध्यम पर। जैसा कि स्क्रीन पे आप देख रहे हैं कला, कलाकार और माध्यम। तो माध्यम में हमने जल रंग, तेल रंग और कोलाज तकनीक को रखा है। ऐसे बहुत सारे माध्यम हैं जिनके द्वारा कला को प्रस्तुत किया जा सकता है, लेकिन आज हमने इन तीन तकनीकों को आप लोगों के समक्ष रखा है। तो सबसे पहले हम कला पे चर्चा करना चाहेंगे। सामान्यतः कला मनुष्य के अंदर जन्म लेते विचारों एवं भावनाओं का प्रस्तुतिकरण है, जिसे किसी माध्यम के द्वारा प्रकट किया जाता है। तो बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कला मनुष्य के अंदर से जन्म लेती है।
तो मनुष्य के अंदर बहुत सारे विचार, बहुत सारी भावनाएं, कल्पनाएं जन्म लेती रहती है, लेकिन उसको बाहर कैसे प्रकट किया जाए, तो इसका सबसे सशक्त माध्यम कला होती है। हमारे अंदर ऐसे बहुत से विचार हैं जिसको हम दूसरे माध्यमों से प्रकट नहीं कर सकते, लेकिन कला एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा हम अपने अंदर की भावनाओं को, विचारों को प्रस्तुत कर सकते हैं और बड़े ही सरलतम तरीके से प्रस्तुत कर सकते हैं। और उस प्रस्तुतिकरण के पश्चात हमें एक सुखद आनंद की अनुभूति होती है। परिभाषा, बहुत से विचारकों ने कला को अलग अलग अर्थ में परिभाषित किया है। कला के अर्थ को लेकर बहुत सारे विद्वानों, विचारों ने कई तरीके की परिभाषाएं अपने तरीके से परिभाषित की, लेकिन उनका यदि निचोड़ देखा जाए तो अर्थ या मतलब उसका एक ही निकलता है कि कला मनुष्य के आंतरिक विचारों एवं भावनाओं को प्रस्तुत करती है। कला संसार के समस्त व्यक्तियों में विद्यमान होती है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके अंदर कला नहीं होती, बशर्ते उस व्यक्ति को अपने अंदर छुपी कला को जानना होता है। उसको बाहर कैसे निकाला जाए, उसको प्रस्तुत कैसे किया जाए, इसकी आवश्यकता उसको उसके ज्ञान के द्वारा होती है। यदि उसने ये पहचान लिया कि मेरे अंदर ये कला छुपी है और मैं इसे बाहर निकाल सकता हूँ, मेरे अंदर जो भावनाएं हैं, जो विचार हैं, मैं उनको कला के माध्यम से प्रस्तुत कर सकता हूँ, तो वो कलाकार हो जाता है। कला से मानसिक तनाव दूर होता है और हम आनंद का अनुभव करते हैं। कला एक सुखद आनंद है, सुखद आनंद की अनुभूति है। आज के इस तनावग्रस्त जीवन में हमें कई प्रकार की मानसिक यातनाओं को झेलना पड़ता है। यदि हमारे अंदर कला छुपी है और हम उसका प्रस्तुतिकरण जानते हैं, तो इस मानसिक तनाव से हम दूर रह सकते हैं और हम एक लंबा जीवन आनंद पूर्वक जी सकते हैं। कला को प्रकट करने के अनेक माध्यम हैं, जैसे चित्रकला, मूर्तिकला, नृत्य कला, संगीत कला, काव्य कला, लेखन कला आदि। तो हमारे के अंदर जो विचार होते हैं उसको कई तरीके से कला के रूप में प्रकट कर सकते हैं। और कलाएं, कई प्रकार की कलाएं होती हैं, जिनमें चित्रकला, मूर्तिकला, नृत्य कला और ऐसी कई कलाएं हैं जिसके माध्यम से कलाकार अपने विचारों को प्रकट करता है। कला को सामाजिक होना भी अति आवश्यक है, अर्थात कला आत्मसंतुष्टि के साथ साथ समाज के हित में भी उपयोगी होना चाहिए। जो कलाकार होता है वो सिर्फ स्वार्थता सुखाए के लिए उसे कला को निर्मित नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम एक सामाजिक प्राणी हैं और समाज हमारा एक मुख्य हिस्सा है। तो हम जो भी कला का निर्माण करते हैं वो समाज के लिए होना चाहिए, या समाज का कोई भी व्यक्ति हमारी कला से आनंदित हो, उससे प्रेरणा ले, ये बहुत आवश्यक है। अब हम कलाकार के बारे में आपसे चर्चा करेंगे, क्योंकि कला को कलाकार द्वारा ही साकार रूप दिया जाता है। कलाकार का स्थान समाज में सर्वोपरि होता है। जैसा कि हम जानते हैं, कलाकार का स्थान बहुत ऊंचा होता है
कलाकार में प्रयोग एवं रचना करने का विशेष गुण होने के कारण वह ईश्वर तुल्य माना गया है। क्योंकि कलाकार में एक रचनाशीलता का गुण होता है, तो उसे ईश्वर के समान माना गया है। क्योंकि हम जानते हैं कि ईश्वर ने इतनी सुंदर सृष्टि की रचना की है और हर प्रकार के जीव जंतु, प्राणी और पूरी प्रकृति को विभिन्न रंगों से और अलग अलग आकारों से बनाया है। ऐसा ही कलाकार होता है जो अपने अंदर छुपी हुई भावनाओं को, अपने विचारों को कई तरीके से, कई रंगों से, कई आकारों से साकार रूप देता है। कलाकार में चीजों को ऑब्जर्वेशन अर्थात ग्रहण करने का गुण होता है। तो ये एक विशेष गुण होता है कलाकार में, जो आम व्यक्ति में नहीं होता। जैसे हमारे सामने कोई भी वस्तु है, कोई भी आकृति है, हम 24 घंटे उसके बीच में रहते हैं, देखते हैं, तरह तरह की वस्तुएं हमारे सामने हैं, तरह तरह की सामग्रियां हमारे सामने हैं, लोग आते जाते हैं, चलते फिरते हैं। लेकिन जो आम व्यक्ति होता है उसको बिल्कुल सामान्यतः लेता है। लेकिन कलाकार में ऑब्जर्वेशन का गुण होने के कारण उसे बड़ी बारीकी से उसका अध्ययन करता है, उसे देखता है कि उसका मूवमेंट कैसा है, वो कैसे चल रहा है, उसका आकार कैसा है, ऊपर से वो आकृति कैसी दिखेगी, नीचे से कैसी दिखेगी, दूर से कैसी दिखेगी। इसको ग्रहण करने की क्षमता का गुण कलाकार में होता है और ये हर कलाकार में होना अति आवश्यक है। युवा कलाकारों को कला जगत में उच्च स्तर पर पहुंचने के लिए कला के आधारभूत नियमों व सिद्धांतों का पालन करना अति आवश्यक है। उन्हें शॉर्टकट प्रक्रिया से बचना चाहिए। तो मैं इसके माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि हमारे जो नए कलाकार हैं, जिन्होंने अभी अभी कला जगत में कदम रखा है, तो उनसे ये कहना चाहूँगा कि हर ऊंचाई को प्राप्त करने का आधार होता है उसके नियम, सिद्धांत। जब तक हम किसी की आकृति का या किसी भी चीज का बेस नहीं जानेंगे, हम अपने मुकाम को प्राप्त नहीं कर सकते। तो मैं युवा कलाकारों से ये कहना चाहूँगा कि हमें खूब मेहनत करना है, खूब प्रैक्टिस करना है, खूब रियाज करना है, क्योंकि कला एक रियाज है। अगर हम रियाज नहीं करेंगे तो हम शॉर्टकट प्रक्रिया से कभी भी अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर सकते। अब हम माध्यम की यदि बात करें तो माध्यम में हम तेल रंग, जल रंग और कोलाज रंग के बारे में आज चर्चा कर रहे हैं। तो तेल रंग, जिसको हम ऑयल कलर कहते हैं, तेल रंग कला का एक सशक्त माध्यम है। सशक्त माध्यम से अर्थात ये है कि इसमें एक स्थायित्वपन का गुण होता है। मतलब जब हम तेल रंग की कलाकृति का निर्माण करते हैं तो ये काफी लंबे समय तक स्थायी रहती है, क्योंकि इसमें तेल की मात्रा के साथ आकृति का निर्माण किया जाता है। रंग में हम तेल की मात्रा को मिलाते हुए कैनवास पर चित्रित करते हैं। तेल रंग की कलाकृति निर्माण में रंग को गीला करने के लिए अलसी के तेल का प्रयोग किया जाता है, जिसे लिंसेड ऑयल भी कहा जाता है, और ये मार्केट में किसी भी बुक डिपो में आसानी से मिल जाता है। तेल रंग की कलाकृति काफी चमकदार होती है। एक विशेष गुण तेल रंग में ये होता है कि जब वो तेल रंग की आकृति या कलाकृति पूर्ण हो जाती है या निर्मित हो जाती है, क्योंकि तेल के कारण वो कलाकृति काफी चमकदार प्रतीत होती है और बड़ी सुंदर प्रतीत होती है, देखने में बहुत आकर्षक होती है। तेल रंग ओपेक पद्धति होता है तथा रंगों का प्रयोग डार्क से लाइट की ओर किया जाता है। तेल रंग को ओपेक पद्धति के द्वारा निर्मित किया जाता है। तेल चित्र को ओपेक पद्धति का मतलब है हम व्हाइट रंग का प्रयोग करते हुए चित्र का निर्माण करते हैं और डार्क से लाइट की ओर चलते हैं। जहां हमारा
कोई कोई आकृति यदि गलत हो जाए तो हम व्हाइट रंग के साथ उस आकृति को पुनः निर्मित कर सकते हैं। और व्हाइट रंग का प्रयोग कोई भी रंग में मिलाकर या मिश्रित कर इस ओपेक पद्धति द्वारा कलाकृति का निर्माण बड़े आसानी से किया जा सकता है। तो ये तेल रंग था। अब हम जल रंग के बारे में आप लोगों से चर्चा करेंगे। तेल रंग के ठीक विपरीत जल रंग को माना गया है, क्योंकि जल रंग एक कठिन पद्धति है। इसमें पारदर्शिता का गुण विद्यमान होता है। जल रंग को कठिन इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब जल रंग का प्रयोग हम करते हैं तो हमारी ड्राइंग शीट में जो रंग होते हैं वो पारदर्शी इफेक्ट लाते हैं, और ये पारदर्शी इफेक्ट कलाकार को चित्रों में दिखाना सरल नहीं होता, बशर्ते उसके लिए रियाज बहुत आवश्यक है। जल रंग का प्रयोग विशेष प्रकार की कॉटन युक्त मोटी शीट पर किया जाता है। एक जिसे हैंडमेड शीट कहा जाता है, एक शीट होती है जिसे हम हैंडमेड शीट कहते हैं, वो कॉटन युक्त होती है। मतलब जब हम वाटर कलर की जो ब्रश से वाटर कलर की मात्रा हम शीट पर रखते हैं, और शीट पर रखते ही जब वो कलर शीट पर जाता है या पहुंचता है तो शीट फ्लो होने लगती है, यानी फैलने लगता है। रंग जो होता है वो फैलने लगता है। तो उस फैलते हुए रंग को कंट्रोल करते हुए हमें कलाकृति का निर्माण करना होता है। चूंकि इसमें कॉटन मिला होता है, इसलिए रंग की बूंद शीट पर रखते ही ये फैलने लगती है, लेकिन इसका प्रभाव बड़ा ही आकर्षक होता है। जल रंग तकनीक में सफेद रंग का प्रयोग नहीं किया जाता। एक विशेष बात यह भी है इस तकनीक में कि इसमें सफेद रंग का प्रयोग नहीं किया करते हैं, क्योंकि जब हमें सफेद रंग की आवश्यकता होती है तो हम शीट का ही सफेद रंग छोड़ देते हैं, शीट में ही छोड़ देते हैं, और डायरेक्ट काले रंग का प्रयोग भी इस तकनीक में वर्जित है। यदि हमें डार्क रंग की आवश्यकता है तो हमें दूसरे डार्क रंग जैसे ब्राउन, रेड, डार्क ब्लू, इनको मिश्रित करके हमें काले रंग का निर्माण करना होता है। इसमें रंगों का प्रयोग लाइट से डार्क की ओर किया जाता है तथा ब्रश में पानी की मात्रा अधिक रखना होता है। वाटर कलर एक ऐसी पद्धति है जिससे लाइट से डार्क की ओर हम चलते हैं, क्योंकि इसमें सफेद रंग नहीं प्रयोग करते हैं। तो जहां हमें सफेद रंग चूंकि लाइट होता है तो हम सफेद रंग को वहीं छोड़ देते हैं और लाइट से डार्क करते चलते हैं। ब्रश पे हमेशा हम पानी की मात्रा अधिक रखते हैं, जिससे उसमें फ्लो का इफेक्ट आता है, और वो इफेक्ट बहुत सुंदर होता है, बहुत आकर्षक होता है। जल रंग कलाकृतियां देखने में सजीवता का आभास दिलाती है। जब हम जल रंग कलाकृतियों को दूर से देखते हैं तो ऐसा लगता है हम उस कलाकृति के अंदर समा गए हैं, क्योंकि वो कलाकृति हमें सजीवता का आभास देती है। अगली स्लाइड में हम कोलाज के बारे में आप लोगों से चर्चा करने जा रहे हैं। कोलाज मेरा बहुत प्रिय विषय है और मैंने कोलाज पर बहुत सारी कलाकृतियों का निर्माण किया है। कोलाज सबसे सुंदर और आकर्षक माध्यम में से एक है। देखने में ये बहुत सुंदर होते हैं, बहुत आकर्षित होते हैं। यदि इस कोलाज कलाकृति को दूर रख दिया जाए तो ये भी सजीवता का आभास देती है। कोलाज का प्रयोग कागज की कतरनों या वस्तुओं को चिपकाकर किया जाता है। कोलाज एक ऐसी तकनीक है जिसमें हम महंगे रंग व ब्रश का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करते, और ये बड़ा ही सस्ता माध्यम है। इसमें हम पुरानी पत्रिकाओं के टुकड़े या कोई भी पुरानी वस्तुएं उनको चिपकाकर
कलाकृतियों का निर्माण कर सकते हैं। मैं अपनी कलाकृतियों में पुरानी रंगीन पत्रिकाओं के कागज के टुकड़ों या कतरनों को यूज करता हूँ, जिसे फेविकॉल की मदद से मैं ड्राइंग शीट में चिपकाता चलता हूँ और कलाकृति का निर्माण करता हूँ। कोलाज सबसे सस्ता माध्यम है जिसमें महंगे रंग व ब्रश का इस्तेमाल नहीं होता। कोलाज कलाकृति देखने में ब्रश के बड़े बड़े बोल्ड स्ट्रोक का आभास छोड़ते हैं। अब मैं आप लोगों को अपनी कलाकृतियां दिखाना चाहता हूं जो जल रंग और कोलाज रंग तकनीक से बनी हुई है। कोलाज जैसे इसमें मैंने अभी लिखा है कि बड़े बड़े बोल्ड स्ट्रोक का प्रभाव छोड़ते हैं। बड़े बड़े बोल्ड स्ट्रोक मतलब जब हम ब्रश से बड़े बड़े बोल्ड स्ट्रोक देते हैं, वैसे ही कोलाज की जो कतरनें होती हैं, कागज की जो कतरनें होती है, ऐसी आभास देती हैं कि ये ब्रश से कोई बड़े बड़े स्ट्रोक लगा है। तो मैं आप लोगों को अपनी कलाकृति दिखाना चाहूंगा जिसमें कोलाज तकनीक को बड़ी सरलता से समझा जा सकता है। ये मेरी कोलाज कृति है, कलाकृति है, जिसका विषय मैंने कुंभ रखा है। आप लोग देख रहे हैं इसमें बारीक बारीक कतरनों को फाड़कर मैंने फेविकॉल की मदद से चिपकाया है। यहाँ दो मनुष्य हैं जिसमें एक साधु और एक व्यक्ति है जो सुबह सुबह नदी में जल अर्पित करते हुए दिखाए गए हैं और इसमें भी कहीं भी ब्रश एवं रंग की मात्रा नहीं है। ये बारीक बारीक टुकड़े हैं रंगीन पत्रिकाओं के। दूर एक मंदिर है, वो भी आपको दिखाई दे रहा है। सूर्य दिखाई दे रहे हैं, उसकी लालिमा दिखाई दे रही है। ये मेरा अगला चित्र है जो माँ काली के ऊपर है। इसमें मैंने एक छोटी बच्ची को दिखाया है। तो छोटी बच्ची जो आज का समय आप सभी जानते हैं, बच्चियों के लिए बड़ा ही दुखद है। आजकल जो घटनाएं हो रही है, हम देख रहे हैं कि छोटी छोटी बच्चियों के साथ लोग दुराचार करते हैं। तो उनके लिए ये संदेश है कि वो एक माँ काली का अवतार है और माँ काली जब रौद्र हो जाती है तो विनाश की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो हमें इस चित्र के माध्यम से बच्चियों का सम्मान करना है, दूसरों की बच्ची को अपनी बच्ची मानना है। ये भी एक कोलाज कलाकृति है और इसमें मैंने बारीक बारीक कतरनों को यूज किया है। ये मेरी अन्य कोलाज कलाकृति है जिसमें मुर्गे का चित्र है जो बड़ा ही सुंदर, बड़ा ही स्वस्थ दुरुस्त मुर्गा, कलरफुल मुर्गा आपको दिखाई दे रहा है। और इसलिए ये कलरफुल दिखाई दे रहा है क्योंकि ये पिंजरे के बाहर है, मतलब ये बंधक नहीं है। इसकी अगर हम किसी भी मनुष्य को, किसी भी जीव जंतु को बंधक बना लें तो उसके सपने, उसकी आकांक्षाएं समाप्त हो जाती हैं। लेकिन यदि हम उस बंधक से मुक्त हो जाते हैं तो हमारी ताजगी, हमारी आकांक्षाएं सभी दुरुस्त एवं स्वस्थ हो जाते हैं। अगली ये क्यूबिज्म स्टाइल में मैंने श्री गणेश की कलाकृति यहाँ पर बनाई है जिसमें श्री गणेश को एक लड्डू पकड़े दिखाया है। ये भी बारीक बारीक कतरनें इसमें यूज की गई हैं। ये मैंने लॉकडाउन के समय, क्योंकि आप सभी जानते हैं ये महामारी, कोरोना नामक महामारी से हम जूझ रहे हैं और भारत में लॉकडाउन का कदम उठा के हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमें इस कोरोना से मुक्त रखा है। तो उनके लिए जो सम्मान है उसको मैं चित्र के माध्यम से दिखाया है और ये कोलाज कलाकृति है। इसमें बारीक बारीक टुकड़ों से
पोर्ट्रेट करना बड़ा ही कठिन कार्य था मेरे लिए, लेकिन बहुत मेहनत के साथ मैंने इसे निर्मित किया है। ये मेरी कोरोना पर ही एक पेंटिंग थी, जिसमें मैंने एक संसार को जो कोरोना की चपेट में है, और दो व्यक्ति हैं, दो आकृति है जो मास्क लगाए उस कोरोना रूपी राक्षस को खींच रही है और दरवाजे के बाहर फेंकने जा रही है। ये श्रद्धांजलि शहीदों के ऊपर है। ये उस समय बनाई थी जब पुलवामा कांड हुआ था। मैंने इसमें अलग अलग धर्म के व्यक्ति जो शहीद हो चुके हैं, हमारे देश का गौरव थे, उनको एक श्रद्धांजलि देते हुए एक व्यक्ति को मैंने दिखाया। ये मेरी जल रंग कलाकृति है, जिसमें आप देख रहे हैं कि जल रंग कलाकृति में मैंने व्हाइट रंग का प्रयोग कहीं भी नहीं किया। ये देखने में बड़ी सजीवता का आभास देती है और बहुत कम समय में तैयार हो जाती है। इसमें लगभग 1.5 से 2 घंटे के बीच की अवधि में ये कलाकृति निर्मित हो जाती है और बड़ी आकर्षक एवं सजीव प्रतीत होती है। ये भी मेरी वाटर कलर कलाकृति है, जिसमें मैंने पेड़ की छांव, परछाई को दिखाया है, एक व्यक्ति को दिखाया है, घर को दिखाया है, सूर्य की प्रकाश कहाँ पड़ रहा है, कहाँ डार्कनेस है, ये भी दिखाया है, पेड़ों को दिखाया है। ये एक झरना है, ये भी वाटर कलर है, जिसमें व्हाइट रंग का प्रयोग नहीं है और व्हाइट झरने को कैसे ही रंग को छोड़ते हुए बनाया है, ये आप देख सकते हैं। ये एक अन्य मेरी आकृति, जिसमें परछाई देखिए, पेड़ की परछाई कैसे धूप बहुत तेज है और पेड़ की परछाई उस घर पर पड़ रही है। एक महिला है जो कपड़े सुखा रही है, एक व्यक्ति दूर बैठा है। जल रंग कलाकृति है। ये एक अन्य कलाकृति है, जिसमें एक ग्रामीण महिला को मैंने दिखाया है कि दिनचर्या ही यही है। एक पीछे टूटा फूटा घर है झोपड़ी नुमा, और ये दिनचर्या में कार्य करती हुई। एक गाड़ीवान है, बैलगाड़ी पर सवार जाता हुआ। बैलों को देखिए, व्हाइट का प्रयोग नहीं किया है इसमें। कितने सुंदर तरीके से बैल उभर कर सामने आ रहे हैं। धन्यवाद। तो ये आज हमने जाना कि कला, कलाकार और माध्यम, ये तीनों का अंतर संबंध कैसे है, क्योंकि इन तीनों शब्द के बिना कला को प्रस्तुत करना असंभव है। कला यदि है तो उसके लिए कलाकार की आवश्यकता है, और कलाकार यदि है तो उसे माध्यम की आवश्यकता है। धन्यवाद, नमस्कार।